प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेस और केडीसी प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वेव एंड साउंड, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। आपने वेव पहचानना सीख लिया, वेव कौन सी होती है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करेंगे, वो टर्म्स जो आगे क्वेश्चन सॉल्व में हमारे काम आएंगे। वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्व बाय दीज फंक्शंस। ये फंक्शन कौन कौन से हैं और ये टर्म्स कौन कौन से हैं, इनको देखिए। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव। अगर हमें वेव पढ़नी है तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी अपने को आनी चाहिए, कौन कौन से टर्म्स हैं जिनसे अपने को अवगत होना चाहिए और हम आसानी से वेव को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेव की स्पीड के बारे में बात करेंगे, वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, या फिर वेव से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, वो ये टर्म्स अपने को हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में। फिर वेव की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी कोई भी इक्वेशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसी कोई भी कंडीशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेव। ऑल कंडीशंस जो इस इक्वेशन में फिट बैठती हैं वो वेव होगी। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, इट विल नॉट बी वेव। ये इसको हम वेव नहीं कह सकते। इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे, फिर एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वेव का डायग्राम बना रखा है। ऑल टाइप ऑफ वेव के डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लें, चाहे ट्रांसवर्स की बात, किसी की बात कर लें। हम लोग मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो सेंट्रल लाइन होती है, ये सेंट्रल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन बोलते हैं। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल जो डिस्प्लेस करेगा, मीन पोजीशन से पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा, जैसे पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पर आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर आ गया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन वाई विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। और SHM में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द एम्पलीट्यूड। तो ये जो टर्म है अपने पास एम्पलीट्यूड वाला, फोर्थ टर्म यहाँ पर, एम्पलीट्यूड को ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब साइकिल ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से डाउन आएगी, यहाँ पर आ गई, यहाँ के बाद ये नीचे जाएगी, तो फिर ये एम्पलीट्यूड यहाँ से आएगी। यहाँ के बाद देखोगे अब पार्टिकल ऐसे रिपीट होना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगी। क्या होगी? एक साइकिल। यहाँ से मोशन ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी साइकिल कंप्लीट। यहाँ से मोशन ऐसे जाएगा, 3 साइकिल कंप्लीट। तो ऐसे करके साइकिल चलेंगी, ठीक है। तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट, दूसरी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट, तीसरी साइकिल ऐसे। तो एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल होंगी? इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी, यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। याद रखेंगे, पेपर में आता है SSR वाले में। हर्ट्ज साहब थे अपने पास साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया? वे हर्ट्ज इसकी यूनिट रख दी, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू से करेंगे। और न्यू इज इक्वल टू में 1/t के बराबर होता है। क्या होता है? पर सेकंड। न्यू क्या हो गया अपने पास? पर सेकंड हो जाएगा। तो 1/t वाला जो टर्म है अपने पास क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये अपने पास यूनिट हो गया, न्यू इज इक्वल टू में 1/t। चलिए, फिर वेवलेंथ की बात करेंगे। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, सेकंड साइकिल हो गई, थर्ड साइकिल हो गई। नंबर ऑफ द साइकिल ऑफ द वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल होंगी? इन साइकिल्स को रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? हर्ट्ज होता है अपने पास। और म्यू क्या होता है अपने पास? 1/t। क्या हो गया? 1/t। तो पर सेकंड क्या हो गया? पर। टी क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे? ये अपने पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ 1 साइकिल। क्या है? टाइम ऑफ 1 साइकिल।
तो एक साइकिल का टाइम क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो एक साइकिल का कैपिटल टी, तो मान लेते हैं 0.2, 0.3, 0.5 सेकंड है, तो 1/0.5 कर देंगे तो कितनी साइकिल एक सेकंड में आ जाएंगी। तो इसको 1/t को ही तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख रखा है भाई, सीधी सी चीज़ है। अगर एक साइकिल का टाइम लग रहा है मान लेते हैं 0.1 सेकंड, तो एक सेकंड में 60 साइकिल कंप्लीट हो, कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी एक सेकंड में, 1/0.1 तो कितनी 10 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। तो 1/t कर दिया। तो टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ वन साइकिल कैपिटल टी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। वेवलेंथ ये दूरी होती है। अगर ऐसे करके एक साइकिल चलने में यहाँ से यहाँ तक इस मीन पोजिशन पर जो लेंथ इसने चली होगी, इट इज़ द वेवलेंथ, इट इज़ द वेवलेंथ। तो वेव प्रोपेगेशन में वेव आगे गई होगी, तो आगे गई होगी वेव प्रोपेगेशन में कितनी दूरी चलेगी, ये दूरी क्या हो जाएगी मेरे पास, वेवलेंथ हो जाएगी। तो वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल ऑन मीन पोजिशन, या फिर ऑन ऐसे लिख लो, ऑन द वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी, ऑन द वे ऑफ डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल ऑन द वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। इसको दूसरे टर्म में डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंड किया यहाँ से यहाँ तक का। ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं क्रीस्ट, इसको ट्रफ, इसको क्या बोलते हैं, क्रीस्ट ट्रफ, क्रीस्ट ट्रफ। दो लगातार क्रीस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे। तो देखिए ये क्रीस्ट हो गया अपने पास, इसको यहाँ से हटा दो, तो हमने इतना थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दिया होगा। क्या किया होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस रही होगी, ये भी अपने पास क्रीस्ट है, ये भी क्रीस्ट है, तो डिस्टेंस तो वेवलेंथ ये होती थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया, थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दिया होगा, तो डिस्टेंस तो सेम रही अपने पास। दो लगातार क्रीस्ट के बीच की दूरी या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रीस्ट और ट्रफ, दो लगातार क्रीस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे। और वेवलेंथ को किस में नापते हैं, वेवलेंथ नापने की यूनिट होती है मीटर, किस में नापती है, मीटर में नापेंगे। और इसको नापेंगे हम लोग सेकंड में। टाइम पीरियड को किस में नापेंगे, यूनिट सबकी याद रखेंगे अपने को, यूनिट जितनी भी आएंगे सर। एम्पलीट्यूड मैंने देख लिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजिशन, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल की परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस होगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फेज, फेज क्या होगा, फेज को बढ़िया से देखते हैं। तो ये टर्म आपको समझ में आ गए सारे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनको हम यूज़ करेंगे, इनको बताने का सिर्फ ये मकसद था। मैं इनको जल्दी जल्दी बता के भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन सिर्फ टर्म्स होते हैं जो अपने को पकड़ने होते हैं। क्या है, ये टर्म्स हैं, यही अपने को अंडरस्टैंड करने होते हैं, पकड़ने होते हैं एग्जाम के अंदर। और ये टर्म्स अगर अपने को बढ़िया से समझ में आ गए, पकड़ में आ गए, तो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ। अभी अपना जो फेज़ है, फेज़ बताता हूँ आपको, फेज़ क्या होता है। फेज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। क्या रोल रहेगा फेज का, देखते हैं। देखिए फेज मैंने क्या पढ़ा, मेरे पास कोई भी वेव है, ये वेव, ठीक है। इस वेव ने चलना शुरू कर दिया, यहाँ से चलना शुरू करा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको एक साइकिल बोलते हैं, और एक साइकिल बराबर होती है किसके, 2π की। मैंने SHM में बताया था, ये एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, पार्टिकल पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट कर लेता है। जिन्होंने SHM पढ़ी होगी उनको पता होगा, पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा ऐसे करके, तो वन साइकिल, तो पूरे सर्कल में तो 2π चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से और इस एक साइकिल के बीच, इसको मैं 2π भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 2π बराबर किसके होती है, वेवलेंथ के भी होती है, तो इसको मैं लैम्डा भी लिख सकता हूँ, इसको कैपिटल T भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल T भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल के बीच की दूरी क्या होगी, मेरे पास 2π होगी। तो इस हाफ साइकिल की दूरी क्या हो जाएगी मेरे पास, पाई। ये आधी साइकिल की दूरी क्या हो जाएगी, π/2, क्या हो जाएगी, π/2। तो यहाँ से हाफ साइकिल की दूरी पाई, π/2 किसकी होगी, उसकी भी हाफ की, यहाँ तक की π/2। अगर मैं वेवलेंथ की बात करता तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, इसका आधा λ/2, इसका आधा λ/4, इसका मतलब π/2 बराबर है लैम्डा। ये क्या होता था, 2π, ये क्या होता था 2π, और ये कितना हो गया पाई, इसका आधा कितना हो गया π/2, ठीक है। ये क्या होता था लैम्डा अपने पास, ये λ/2, ये क्या हो गया λ/4। तो π/2 को हम λ/4 लिख सकते हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को या तो आप लोग π/2 बोल लो या फिर λ/4, एक ही चीज़ है, ठीक है। टाइम के केस में डिस्कस करते हैं, ये टाइम, ये t/2, ये t/4 हो गया, या फिर क्या लिख लो टाइम के केस में t/4 काउंट कर लो, क्या कर लो, t/4 काउंट कर लो। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। चलिए, मैं फेज की बात कर रहा था। फेज क्या होता है? वेव ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको, फेजर डायग्राम। वेव ने क्या किया, ऐसे चलना शुरू कर दिया। तो दूसरी वेव मान लेते हैं, अगर यहाँ से चलना शुरू कर देती है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू कर देती है, ऐसे करके, यहाँ से ना चलना शुरू करती, या मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू कर देती, तो यहाँ से चलना शुरू करती तो कैसे करती भाई, आईएस से ऐसे करके चलना शुरू कर देती, ठीक है। तो पार्टिकल वेव चलना शुरू कहाँ से करती है? वेव चलना शुरू कहाँ से करती है? तो यहाँ से शुरू की थी तो यहाँ से की थी, अगर यहाँ से करती तो हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू कर देती, यहाँ से करती तो कहाँ से कर देती, यहाँ से। तो ये जो दो वेव है आपस में, ये जब चलना शुरू किया तो देखो ये 2π हो गया अपने पास, ये पाई हो गया, ये कितना हो गया, π/4। तो ये जो पथ का डिफरेंस आ गया इसमें, ये π/4 का आ गया, π/2 का आ गया, सॉरी किसका आ गया, π/2 का। नहीं समझ में आया? ये 2π, ये π/2, ये 2π, ये पाई, और ये कितना हो गया, π/2। तो π/2 का अंतर आ गया, या फिर हम π/2 के अंतर को क्या बोलेंगे जी, λ/4 का अंतर आ गया। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द बोथ वेव्स। दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है, ये पाई का अंतर आ गया या फिर λ/2 का आ गया, क्या आ गया, पाई का अंतर आ गया या फिर λ/2। सीधी सी बात है, एक वेव कहीं से चल रही है, दूसरी वेव उसके आगे या पीछे से कहीं से चलना शुरू कर देती है। वो जो आगे या पीछे का गैप होता है उनके पाथ का, दैट गैप इज द फेज। ये क्या होगा, फेज। फेज को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फाई से। तो इन दोनों वेव की बात करता हूँ मैं, 1 2 हो गई, ये 3 हो गई। 1 और 2 के बीच की बात करता हूँ तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, π/2 है मेरे पास। और 1 और 3 के बीच की बात करता हूँ तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई है। लैम्डा की फॉर्म में लिखते तो λ/4 हो जाता या फिर λ/2 हो जाता। इट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। मैंने बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में आपको बताया, बहुत ही आराम से बताया फेज डिफरेंस क्या होता है मेरे पास। फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता, एक वेव चलना शुरू करती है, दूसरी वेव या तो इसके आगे से चलना शुरू कर दे या फिर इसके पीछे शुरू करना है। जो पाथ में डिफरेंस आएगा उस पाथ को या तो उसकी फॉर्म में थीटा की फॉर्म में लिखो, या मतलब पाई की फॉर्म में लिखो, या फिर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखो उस पाथ डिफरेंस को। दैट इज़ द फेज डिफरेंस, दैट इज़ द फेज डिफरेंस। अगर सर्कुलर पाथ की मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको फेजर डायग्राम में कल एक चीज़ डिस्कस की थी। सर्कुलर पाथ में ये सर्कल होता था अपने पास, तो पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू करता था, मेन पोजीशन से। अगर यहाँ से चलना शुरू करके पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। एक वेव ने तो यहाँ से चलना शुरू कर दिया, एक वेव ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है इट इज़ द फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस समझ में आ गया आपको। चलिए, फेज डिफरेंस समझ में आ गया तो इक्वेशन को फेज डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, देखिए। मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इस वेव की इक्वेशन की, किस वेव की, फर्स्ट वेव की इक्वेशन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन को देखिए। ये जो मेरे पास फर्स्ट वेव है, तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन में लिख लूँगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जो फर्स्ट वेव है इसकी इक्वेशन को लिख लूँगा y = a sin ω/t। यहाँ से चलना शुरू किया। लेकिन इसकी बात करूँगा फेज डिफरेंस की, तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आएगी मेरे पास, वो आएगी y = a sin ω/t ± फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। फाई क्या, अब प्लस माइनस लेंगे। प्लस कैसे, अगर ये वेव साइन से थोड़ा आगे से चलती तो प्लस का साइन ले लेते, कहाँ ले लेते, प्लस का। अगर पीछे से चलती तो कहाँ से ले लेते, माइनस का साइन। तो ये तो साइन से थोड़ा पीछे, यहाँ से चलिए, आगे से चलिए, तो माइनस का साइन ले लेंगे। थोड़ा आगे से आई हुई थी तो किसका, प्लस का। तो यहाँ पर 5/2 का डिफरेंस है, तो y = a साइन, ये सेकंड इक्वेशन है अपने पास, सेकंड की इसकी इक्वेशन, साइन ω/t प्लस, ये आगे से चल दी तो क्या हो गया अपने पास, माइनस हो गया, क्योंकि ये कम हो गया ना, इसका पाथ क्या हो गया, कम हो गया। तो π/2 का डिफरेंस है, इट इज़ द इक्वेशन फॉर द सेकंड। अगर मैं थर्ड की बात करता तो थर्ड का क्या हो जाता है, y = a sin ω/t - पाई। फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई। यहाँ इसके लिए फाई था π/2, इसके लिए फाई क्या हो गया मेरे पास, पाई हो गया। क्या हो गया, पाई हो गया।
तो अगर थीटा की फॉर्म में इनके पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं तो दोनों वेव्स में क्या हो गया, अपने पास फेज डिफरेंस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और फेज डिफरेंस के केस में अपने पास इक्वेशन क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट की, ये हो जाती है प्लस माइनस ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस वेव की चाहिए तो इससे कम थी, π/2 कम कर दो, इसको पाई कम कर दो। अगर ये आगे से चल रही होती, पाई फालतू होती, पाई एक्स्ट्रा होती, कुछ भी होती है अपने पास, तो ऐसे देखिए थीटा माइनस के 90 कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से जो कर्व चलता है वो कॉस थीटा से तो स्टार्ट होता है। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी लो, प्लस माइनस के π/2 को उठा दो तो क्या लिख जाएगा, कॉस ओमेगा टी। क्या बन जाएगा, कॉस। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखा जाएगा, लेकिन साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ए कॉस ओमेगा टी भी तो लिख सकते हैं। और मैथमेटिक्स में हमने पढ़ाई है, जो इक्वेशन कर्व यहाँ से शुरू होता है हाई पॉइंट से, उसको कॉस की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, साइन की फॉर्म में लिखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टर्म्स, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। अपने पास इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, ऐसे सिंपल इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, फेज डिफरेंस वाली इक्वेशन को ऐसे। मैं भी आपको बताऊंगा कि पाथ डिफरेंस हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सारे डिफरेंस की इक्वेशंस को लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस वेव इक्वेशन है ये अपने पास, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, इंटेंसिटी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा ये वाले जो लिखे हुए हैं इनके बारे में। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हम लोग बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, क्या बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इसको रफ कर देता हूं मैं भी, चलिए इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज होगा वरना। देखिए अब मैंने वेव इक्वेशन की बात की, वेव इक्वेशन की वैसे हमने SHM में पढ़ी थी जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इजिकल टू में ए साइन ओमेगा टी होता है, प्लस माइनस के फाई हो जाएगा फेज डिफरेंस के केस में, क्या है, प्लस माइनस के फाई हो जाएगा फेज डिफरेंस के केस में। लेकिन अगर अपने को टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी इक्वेशन दिया है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कोई भी इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में, फिर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रांसवर्स वेव है या फिर ये वेव सेटिस्फाई करती भी है, ये वेव है भी या ना भी। कोई भी अपने को फंक्शन दे दिया है, साइन ए माइनस बी दे दिया, मान लेते हैं y इजिकल टू में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये दे दिया। अब अपने को ये बताना है कि ये वेव है कि नहीं है। वेव होने के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। SHM में पढ़ा था क्या होता है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करनी चाहिए। अगर ये फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है तो वेव है, रिपीट नहीं करती है तो वेव नहीं है। तो बार बार तो इसमें फॉर्मूले में रख के या फिर बार बार तो हम लोग ड्राइव करेंगे नहीं, तो हमने एक रिलेशन ड्राइव कर दिया। वो रिलेशन क्या था, बोला जी अगर कोई भी इक्वेशन टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी होगी अपने पास वेव की, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डबल डिफरेंशिएटिव करते हैं, क्या करते हैं, डबल डिफरेंशियल निकालते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन के बाद में अगर इस टाइप की फॉर्म बन जाती है अपनी, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन की फॉर्म इसके जैसी बन गई तो हम कहेंगे जी वेव है। अगर इसके जैसी नहीं बनी तो क्या कहेंगे, वेव नहीं है। तो वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। चलिए अब कहेंगे हम वेव की इंटेंसिटी क्या होती है। वेव क्या होती है, जस्ट एनर्जी तो होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वेव क्या है, एनर्जी है। जैसे मैंने बल्ब है, कोई बल्ब को लाइट में लगाया, बल्ब लाइट एनर्जी फेंकता है अपने अंदर से। तो इंटेंसिटी रियलिटी में क्या होती है, इंटेंसिटी को देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास कोई भी बल्ब है, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये बल्ब है मेरे पास कोई भी। जब इस बल्ब को मैं क्या करूँगा, ऐसे ही बनता होगा बल्ब, ठीक है। मैं आर्ट में थोड़ा देख लेना भाई, आर्ट थोड़ी कमज़ोर है अपनी, ठीक है। ये बल्ब मान लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में तो वैसे भी आधी चीज़ें हम लोग अज्यूम करके पढ़ते हैं, तो एक चीज़ और अज्यूम कर लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है, एक चीज़ और अज्यूम कर लो। आधी चीज़ें तो अज्यूम करते ही हैं, मान के चलते हैं ऐसा है, तो इसको बल्ब मान के चलते हैं। जब ये बल्ब है तो इसके अंदर से प्रकाश निकल रहा होगा, लाइट एनर्जी ऐसे जा रही होगी, ठीक है। ये लाइट एनर्जी जो है, क्या ये एनर्जी तो होगी अपने पास,
तो लाइट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी गिर रही होगी, दैट इज द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो एनर्जी ओवर में एरिया, ओवर में क्या हो गया एरिया इनटू में टाइम, क्या हो गया एनर्जी ओवर में एरिया इनटू में टाइम। बल्ब ने एनर्जी डाली तो गई होगी एनर्जी, तो पर यूनिट एरिया में पर सेकंड कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, या फिर पर सेकंड या पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी एनर्जी अपने अंदर से निकाल रहा है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ द वेव। अब देखिए एनर्जी ओवर में टाइम, वर्क डन बाई टाइम तो अपने पास पावर होता था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर ओवर में एरिया। क्या लिख सकते हैं, पावर ओवर में एरिया। अब मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या है यहाँ पर, बस इसी को एक्सप्लेन करूंगा, डिराइव करने का टाइम नहीं है अभी अपने पास, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। इसको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्या करना है डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो और वी। यहाँ पर देखिए जो इंटेंसिटी है ये फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, और कई बुक में एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेव की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड उतनी ज़्यादा गिर रही होगी, सीधी सी बात। अगर एरिया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड वेव का जितना ज़्यादा होगा, वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेव की जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतना ज़्यादा अपने एनर्जी निकालेगा, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एनर्जी ज़्यादा डाल रहा होगा। ठीक है भाई, ये अपने पास डेंसिटी होगी। ये डेंसिटी किसकी होती है, ये डेंसिटी जो फोटॉन्स फॉल होते हैं, फोटॉन्स का कंसेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लाइट एनर्जी हमेशा फोटॉन्स की फॉर्म में निकलती है। तो पर सेकंड कितने फोटॉन्स निकलेंगे, जितने ज़्यादा फोटॉन्स पर सेकंड निकलेंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी। भाई ये क्या होगी अपने पास वेलोसिटी होगी, क्या होगी वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी को भी आगे डिस्कस करेंगे, अगला कंसेप्ट वेलोसिटी है अपना। तो अपने पास ये टर्म हो गया, इस टर्म में कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए अपने काम के रिलेशन कौन कौन से हैं, 2 रिलेशन अपने को पढ़ने अपने काम के। पहला रिलेशन क्या पढ़ना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में ए स्क्वायर। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन मैंने पढ़ा जी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू में पावर ओवर में एरिया होती है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, सर्कुलर एरिया क्या होगा 4 पाई स्क्वायर। ये बल्ब अपने अराउंड में जो फॉलेगा तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के एरिया 4 पाई। तो यहाँ से देखिएगा एक रिलेशन और आएगा अपने पास, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूसरा रिलेशन क्या होगा मेरे पास, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी, क्या है डिस्टेंस। हम सोर्स से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। भाई स्फीयर होगा, यहाँ से ये बल्ब है, तो ये बल्ब जो लाइट निकालेगा तो चारों तरफ फैलाएगा तो एक स्फीयर बन गया। तो स्फीयर की रेडियस क्या होगी, इससे डिस्टेंस ही तो होगी। ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपने पास, क्या है ये 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहीं से एग्जाम में बनता है, बाकी सबका नहीं बनता है। IIT ट्रिपल ई वगैरह में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनेगा, बाकी सबका नहीं बनेगा। तो सिर्फ ये 2 रिलेशन है हमने जो निकाले, इन 2 का बनता है। तो इंटेंसिटी को अगर लिखना चाहेंगे तो इनको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास I1 बाई I2 इज इक्वल टू में A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, या फिर R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। तो तुमको पहली डिस्टेंस दे देगा, दूसरी डिस्टेंस दे देगा, पहली इंटेंसिटी दे देगा, दूसरी इंटेंसिटी पूछेगा। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दे देगा, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड देकर इंटेंसिटी पूछ सकता है, या फिर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी देके सेकंड वेव की इंटेंसिटी देके एम्पलीट्यूड पूछ सकता है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व बाय दिस रिलेशन। ये रिलेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगी अपने पास, इंटेंसिटी हो गई, क्या हो गई इंटेंसिटी ऑफ वेव। इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्या ये वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स,
जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी के सोर्स से क्या होगी, ये दूरी होगी। सारे टर्म्स लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वेव की स्पीड के बारे में। वेव की स्पीड क्या होती है? वेव की स्पीड, देखिए हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है। स्पीड क्या कहती है अपने को? स्पीड होता है अपने पास डिस्टेंस बाई टाइम। तो वेव की स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट की स्पीड को। डिस्टेंस जो चल रही थी वेव, डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा से, और टाइम पीरियड क्या होता था t। और हमने एक रिलेशन पढ़ा लैम्डा 1/t इजिकल टू क्या होता है, म्यू। अभी पीछे बताया था मैंने पिछले वाले टॉपिक में, क्या 1/t इजिकल टू क्या होता है, म्यू होता है। तो एक रिलेशन अपने पास निकल के आएगा, और रिलेशन क्या है अपने पास, c इजिकल टू में म्यू लैम्डा। यहाँ पर c क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव। क्या होती है? स्पीड ऑफ वेव होती है। ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये वेवलेंथ होता है। क्या होता है? वेवलेंथ होता है। इसको हम लोग मीटर में नापते हैं, इसको हर्ट्ज में नापते हैं, और इसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। किस में नापेंगे? मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। सबको दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है ना सबको? इसको फ्रीक्वेंसी अपने पास हर्ट्ज में नापेंगे, वेवलेंथ को मीटर में नापेंगे, ये स्पीड है अपने पास। इस रिलेशन को बार बार यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और हम लोग बचपन से इस रिलेशन को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डेरिवेशन अपने को नहीं बताया जाता था, वो हमने आज देख लिया, ठीक है। मैकेनिक्स से डेरिवेशन हुआ है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रखेंगे। इनको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। जो न्यूमेरिकल होगा अपने पास, न्यूमेरिकल से फर्स्ट है स्पीड ऑफ द वेव। वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्या अपने पास है, स्पीड ऑफ वेव। वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे? तो वेव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेव स्पीड, यहाँ पर टर्म निकाल लो। वेव की स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा बाई के होता है। के होता है अपने पास एंगुलर वेव नंबर। क्या होता है? के को हम लोग एंगुलर वेव नंबर लिखते हैं। क्या होता है? एंगुलर वेव। ओमेगा सबको पता ही है, ओमेगा की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 2π/t। क्या होती है? 2π/t। इसी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। अगर 2π/t नहीं लिख सकते हो, 1/t तो म्यू होता है, तो 2π म्यू भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 2π म्यू। म्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। और क्या आता है अपने एंगुलर नंबर। और के का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? के का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है 2π लैम्डा। लैम्डा क्या है मेरे पास? वेव नंबर है। लैम्डा क्या हो गया? वेव नंबर। इसी का मैंने सेकंड एक्सप्रेशन कहाँ पर लिख दिया? यहाँ पर के इज इन द फॉर्म ऑफ 2π लैम्डा। के किसकी फॉर्म में? लैम्डा की फॉर्म में। एंगुलर वेव नंबर अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? ओमेगा 2π/t होता ही है। सॉरी, इसको कर लो यहाँ पर, ये ओमेगा का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। ओमेगा को अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू में क्या हो गया, k/m, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर। एंगुलर वेव नंबर को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर दें। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे करके मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेटरी मोशन में तो अपने पास वेव हो गया। तो वेव में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका अगर आपको मास पता है, क्या पता है, मास पता है, एंगुलर वेव नंबर पता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर पुट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। और नेक्स्ट अपने पास इंटेंसिटी, मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया ही था। क्या थी इंटेंसिटी? पावर बाई एरिया। क्या थी इंटेंसिटी? पावर बाई एरिया, या फिर एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अभी लिखा था मेरे रिलेशन, वही था। ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये स्पीड ऑफ द वेव का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। तो ये टर्म्स है अपने पास। आगे जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है किसी माध्यम में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या आती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगभग ये सबसे बड़ा चैप्टर है अपना फिजिक्स का। सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, इंटरमीडिएट है। इसकी 4 से 5 वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर एवरीथिंग विल बी कंसिडर। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, हर एक चीज़ को कंसीडर करूंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहेंगे इसको रेगुलर। इसकी 3, 4, 5 जितनी वीडियो बनती है छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं देखता हूँ पिछले 2-3 साल से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बन रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, जस्ट ओवरव्यू चैप्टर का देते थे, क्वेश्चन काफ़ी कम बनते थे, सॉल्व हो जाता था। लेकिन अभी अंदर से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, हर चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और टर्म्स ये याद रखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 बार जो बच्चे साथ साथ मेरे नोट्स बना रहे हैं वो तो साथ साथ लिख रहे होंगे, तो आधे फॉर्म तो उनको साथ साथ में याद हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा वो स्पीड के बारे में डिस्कस करूंगा, और भी कई चीज़ें हैं वेव के बारे में, कौन कौन से फैक्टर स्पीड को डिसाइड करते हैं उनके बारे में, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अपने को देंगे कि वीडियो ठीक बन रही है या फिर और कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे और वर्क करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।